हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू J&K एग्ज़ाम सेंटर। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने JKPSI और J&K फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए एक MCQ सीरीज़ स्टार्ट की है। उसी के तहत आज हम अकाउंटेंसी की एक और MCQ की वीडियो लेकर आए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो ये अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग के रिलेटेड जो हमारा MCQ सीरीज़ स्टार्ट हुई है, उसका जो पहला क्वेश्चन है आज का, वो है द स्टेटमेंट दैट एक्सप्लेन्स द कॉजेज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक एंड द बैंक स्टेटमेंट इज कॉल्ड। तो ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो ये बताती है कि जो कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट में जो डिफरेंस है वो किसकी वजह से है? तो ऐसी स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है? ये जो बैंक स्टेटमेंट है, ये क्या होती है, किसी भी फर्म का जो अकाउंट होता है बैंक में, उसकी जो स्टेटमेंट होती है, मतलब उसने क्या क्या ट्रांजैक्शंस की, कैश कौन से कितनी अमाउंट उसके अकाउंट में क्रेडिट हुई और कितनी अमाउंट उसके अकाउंट से डेबिट हुई, मतलब निकली। तो उसकी जो स्टेटमेंट होती है उसको बैंक स्टेटमेंट कहा जाता है। और एक जो स्टेटमेंट होती है वो जो फर्म जो है अपने पास रखती है रिकॉर्ड के लिए, उसको कहा जाता है कैश बुक। इसके बारे में हमने जो पहले जो MCQ डिस्कस किए हैं इसके रिलेटेड, अकाउंटेंसी के रिलेटेड, उसमें हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है उससे। तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं वो हैं ए बैंक स्टेटमेंट, बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट और डी इनकम स्टेटमेंट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिससे हमें पता चलता है कि कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट में जो डिफरेंस है उसकी वजह क्या है, किस वजह से वो डिफरेंस है। एक्चुअली होता क्या है, कई बार क्या होता है, बैंक में जो हमारा जो बैलेंस दिख रहा होता है उसमें और जो हमारे पास जो बैलेंस होता है, फर्म का जो बैलेंस होता है, उसमें डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्यों आया, किस वजह से आया, वो पता लगाने के लिए जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट काम आती है। अब ये जो डिफरेंस होता है वो बेसिकली कई वजहों से आ सकता है। कई बारी बैंक कोई चार्जेस डेबिट कर ले तो कस्टमर को तो वो पता नहीं चलेगा, तो बैंक का जो बैलेंस है वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू बैलेंस ऑफ कैश बुक। और अगर बैंक में किसी ने कैश डिपॉजिट कर दिया, किसी कस्टमर ने उसी कस्टमर ने किसी अकाउंट में कैश डिपॉजिट कर दिया और उसके बारे में जो फर्म है उसको नहीं पता, तो उसने कैश बुक में एंट्री नहीं की होगी, तो उससे क्या होगा, बैंक में जो बैलेंस होगा वो ज़्यादा दिखाएगा। तो इन सारे जो चीज़ों को मतलब देखने के लिए एक बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार की जाती है। उससे पता चलता है कि जो डिफरेंस है वो किसकी वजह से आ रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है द बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कंपेयर्स अ बैंक स्टेटमेंट विद। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होती है वो बैंक स्टेटमेंट को किसके साथ कंपेयर करती है। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कैश पेमेंट जर्नल, कैश रिसीट जर्नल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और डी कैश बुक। तो इसका सिंपल सा आंसर है कैश बुक, कि जो बैंक स्टेटमेंट है उसको कैश बुक के साथ कंपेयर किया जाता है टू प्रिपेयर द बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाई। अब ये जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है ये बनाता कौन है? ए बैंकर, बी अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस, सी ऑडिटर्स और डी रजिस्ट्रार। अब ये जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है ये कौन प्रिपेयर करेगा, कौन बनाएगा इसे? अब ये तो जो कस्टमर है, जो फर्म है, उसी को रिकनसाइल करनी है, जो बैलेंस जो है उसको रिकनसाइल करना है, तो वही प्रिपेयर करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो उसका जो फर्म का जो अकाउंटेंट होगा वही इसको प्रिपेयर करेगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस। जो भी बिजनेस फर्म है उसका जो अकाउंटेंट है वो प्रिपेयर करता है क्या, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है
द बैंक स्टेटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड। अब जो बैंक स्टेटमेंट है उसको उसका एक और नाम होता है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डेबिट बुक, ऑप्शन बी पासबुक, ऑप्शन सी फाइनेंशियल बुक और ऑप्शन डी कैश बुक। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी पासबुक। ये तो सभी लोगों को पता ही होता है नॉर्मली, जिनका बैंक में अकाउंट होता है, कि मतलब जो बैंक हमें अपनी जो हमारे जो अकाउंट की जो स्टेटमेंट होती है उसका जो रिकॉर्ड रखने के लिए हमें एक बुक दी जाती है, उसे कहा जाता है पासबुक। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फेवरेबल बैलेंस मीन्स, फेवरेबल बैलेंस किसे कहा जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, बी क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक, ऑप्शन सी क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक और ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन ए और बी बोथ। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो बैलेंस है वो फेवरेबल बैलेंस माना जाता है। अब बताइए, आप ट्राई कीजिए इसको खुद आंसर करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, यानी कि जो कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस होता है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस वो फेवरेबल माना जाता है, और वैसे ही जो पासबुक है उसका जो क्रेडिट बैलेंस है उसको फेवरेबल माना जाता है। इसका ही उल्टा होता है, अपोजिट जो है वो होता है कि जो पासबुक का जो डेबिट बैलेंस होता है, अब पासबुक का डेबिट बैलेंस जो है उसको अनफेवरेबल बैलेंस माना जाता है। ठीक है, और जो कैश बुक का जो क्रेडिट बैलेंस होता है उसको फेवरेबल माना जाता है, अनफेवरेबल माना जाता है। ठीक है, फेवरेबल बैलेंस क्या हो गया? डेबिट बैलेंस कैश बुक का, उसको भी फेवरेबल ही बोलते हैं, और क्रेडिट बैलेंस जो पासबुक का है उसको भी फेवरेबल बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों को फेवरेबल बैलेंस बोलते हैं। फेवरेबल बैलेंस हो गया मतलब जो पॉजिटिव में बैलेंस दिख रहा है, मतलब जो एक्चुअल में जो बैलेंस प्रेजेंट है पासबुक या कैश बुक में, ठीक है, उसको फेवरेबल बोला जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जैसे वो फेवरेबल था, अब आ गया अनफेवरेबल का क्वेश्चन। तो अनफेवरेबल बैलेंस मीन्स ऑप्शन ए डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, ऑप्शन बी क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक, ऑप्शन सी क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक और ऑप्शन डी डेबिट बैलेंस इन पेटी कैश बुक। ये भी एक कैश बुक होती है जो छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस को नोट करती है, उसको इसलिए पेटी कहा जाता है, पेटी कैश बुक। ठीक है, तो इसका आंसर दीजिए। देखिए, ऑप्शन ए जो है वो बोल रहा है डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, यानी कि जो कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस है वो अनफेवरेबल है। ये तो गलत है, क्योंकि कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस होता है वो फेवरेबल बैलेंस होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन बी देखिए, क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक। अभी हमने पढ़ा कि जो पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस है वो फेवरेबल होता है, वो अनफेवरेबल नहीं होता। तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी देख लेते हैं अब, डेबिट बैलेंस इन पेटी कैश बुक। अब ये पेटी कैश बुक है बट है तो कैश बुक। अब कैश बुक के केस में क्या होता है, जो डेबिट बैलेंस होता है वो फेवरेबल होता है, ना कि अनफेवरेबल। तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया। तो अब बचा क्या? ऑप्शन सी। अब जैसे कि हमें पता है कैश बुक के केस में जो डेबिट बैलेंस होता है वो फेवरेबल होता है, बट जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो अनफेवरेबल होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक मीन्स। जो हमारी पासबुक होती है जो बैंक से मिलती है हमें, उसका जो क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, उसका क्या मतलब होता है? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए बैलेंस एज पर कैश बुक, ऑप्शन बी बैंक बैलेंस, ऑप्शन सी बैंक ओवरड्राफ्ट और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अब ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमारा जो क्रेडिट में बैलेंस होगा कि हमारी पासबुक में जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो हमारा बैंक बैलेंस होता है। इसका आंसर है ऑप्शन बी,
मतलब जो हमारा क्रेडिट बैलेंस है पासबुक में, एक्चुअली ये जो होगा ये फेवरेबल बैलेंस होगा, मतलब जो हमारे पैसे पड़े हैं, जो हम निकाल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो जो जब हमारा जो क्रेडिट बैलेंस दिख रहा होगा पासबुक में, तो वो हमारा बेसिकली क्या होगा, बैंक बैलेंस होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए पासबुक इज ए कॉपी ऑफ। अब पासबुक क्या है वो उसका हमें बताना है। तो ऑप्शंस इसके हैं, ए कस्टमर्स अकाउंट इन द बैंक्स बुक, ऑप्शन बी कैश बुक रिलेटिंग टू बैंक कॉलम, ऑप्शन सी कैश बुक रिलेटिंग टू कैश कॉलम, और ऑप्शन डी फर्म्स रिसीट्स एंड पेमेंट्स। तो पासबुक बेसिकली क्या होती है, जो हमारा जो अकाउंट होता है बैंक में उसी का रिकॉर्ड होता है हमारे पास, वो बैंक देता है हमें। तो इसका जो आंसर है सही वो है ऑप्शन ए कस्टमर्स अकाउंट इन द बैंक्स बुक। कस्टमर का जो अकाउंट होता है, जो बैंक की बुक्स में होता है, बैंक के रिकॉर्ड में होता है, उसको बेसिकली पासबुक कहा जाता है। उसमें डिटेल होती है कि हमने क्या क्या ट्रांजैक्शंस की हैं, सारी उसमें डिटेल्स होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन बैंक बैलेंस इंक्रीजेज इट इज डेबिटेड इन डैश एंड क्रेडिटेड इन डैश। अब ये दो जो फिलअप्स हैं इनको हमें भरना है। अब ये क्या कह रहा है कि व्हेन बैंक बैलेंस इंक्रीजेज, तो जब बैंक का हमारा जो बैलेंस इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, तो वो कहाँ पे डेबिट होगा और कहाँ पे क्रेडिट होगा। अब देखिए, जैसे ही बैंक का बैलेंस बढ़ा तो पासबुक में वो फेवरेबल बैलेंस में दिखाएगा, मतलब पासबुक में वो क्रेडिट एंट्री शो करेगा। पासबुक में क्रेडिट होगी तभी तो हमने पैसा जमा किया, तो वो तो क्रेडिट हुआ ना। और कैश बुक में उसका ऑपोजिट होता है हमेशा, ये याद रखना है आपने कि अगर पासबुक में कोई एंट्री डेबिट में है तो कैश बुक में वो क्रेडिट में होगी, और वाइस वर्सा होगा, यानी कि उसका उसका ऑपोजिट होगा। ठीक है, अब बैंक में पैसा इंक्रीज हो गया, बैंक बैलेंस हमारा इंक्रीज हो गया, तो उस केस में क्या होगा, पासबुक में जो एंट्री है वो क्रेडिट होगी। तो इसका आंसर है इट इज़ डेबिटेड इन द, डेबिट किस में होगी, कैश बुक। कैश बुक में डेबिट होगी और पासबुक में क्या होगी, क्रेडिट। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, व्हेन बैंक बैलेंस इंक्रीजेस इट इज डेबिटेड इन, यहाँ आएगा कैश बुक, एंड क्रेडिटेड इन पासबुक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 9th क्वेश्चन। बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन है, एनी डिक्रीज इन द बैंक बैलेंस इज रिकॉर्डेड ऑन द डैश साइड ऑफ द कैश बुक एंड इन द डैश कॉलम ऑफ द पासबुक। ये भी उसी की तरह क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि अब क्या है, बैंक बैलेंस डिक्रीज हो गया। अब जब बैंक बैलेंस डिक्रीज हो गया तो पासबुक में क्या होगी वो एंट्री, मतलब वो डेबिट हुई होगी, मतलब निकले होंगे पैसे, तभी बैंक बैलेंस डिक्रीज हो गया। ठीक है ना, डेबिट का मतलब आप कभी भी आपको मैसेज आता है, आपका अकाउंट जब क्रेडिट होता है, मतलब आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, तो हमेशा मैसेज आता है कि योर अकाउंट हैज़ बिन क्रेडिटेड। ठीक है, बैंक की तरफ से जो मैसेज आता है। और कभी भी आपका जब अकाउंट से आपके पैसे जब निकलते हैं, कोई विड्रॉ करवाते हैं आप, तो हमेशा मैसेज आता है योर अकाउंट हैज़ बिन डेबिटेड। तो वही केस है यहाँ पे भी, आपको इसको इसी तरह समझना है। तो इस केस में क्या होगा, बैलेंस डिक्रीज हो गया बैंक में, तो पासबुक में क्या होगा, जो होगी, जो एंट्री जो होगी वो क्या होगी, पासबुक में डेबिट हो जाएगी। ठीक है, और उसी के उल्ट क्या होगा, कैश बुक में क्या होगी वो एंट्री, क्रेडिट हो जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, एनी डिक्रीज इन बैंक बैलेंस इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक एंड इन द डेबिट कॉलम ऑफ द पासबुक। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा 11th क्वेश्चन। कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट शो डैश बैलेंस। तो ये भी सिंपल है, अभी हमने जैसे डिस्कस किया, तो ये इसको आंसर करना आसान है। मतलब जो कैश बुक और बैंक की जो स्टेटमेंट है, इसको आप पासबुक भी कह सकते हो। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट बेसिकली पासबुक ही है। तो कैश बुक और जो पासबुक में जो बैलेंस है
वो कैसे होते हैं, मतलब कैसा बैलेंस वो शो करते हैं। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डेबिट, ऑप्शन बी क्रेडिट, ऑप्शन सी ऑपोजिट और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अब ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों के बैलेंस डेबिट हो और ऐसा भी नहीं होता कि दोनों का बैलेंस क्रेडिट हो। तो इन इसका जो सही आंसर है वो है ऑपोजिट। अगर कैश बुक में कोई बैलेंस डेबिट में शो कर रहा है तो जो पासबुक है वहाँ उसमें जो बैलेंस होगा वो क्रेडिट में शो करेगा, और वाइस वर्सा होगा। अगर पासबुक में कोई बैलेंस अगर डेबिट में शो कर रहा है तो जो कैश बुक होगी उसमें जो बैलेंस है वो क्रेडिट में शो करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर है अपोजिट। इन दोनों का जो बैलेंस होगा हमेशा अपोजिट होगा। ठीक है, कैश बुक और पासबुक का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विड्रॉल्स आर रिकॉर्डेड इन द डैश कॉलम ऑफ द पासबुक। अब ये भी सिंपल ही है कि विड्रॉल का मतलब हो गया पैसे निकालने बैंक से। तो जैसे हम पैसे जब निकालते हैं बैंक से तो वो कहाँ रिकॉर्ड होती है हमारे, हम जब उसके बाद जब कैश बुक अपनी पासबुक में एंट्री करवाते हैं तो वहाँ पे जो हमेशा जो एंट्री होगी वो कहाँ होगी। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए डेबिट, ऑप्शन बी क्रेडिट, ऑप्शन सी बैलेंस, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अब आपने अगर अपनी बैंक की कभी पासबुक देखी होगी तो उसमें हमेशा चार या पांच इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक तो उसमें डेट होती है, जिस डेट को ट्रांजैक्शन हुई। उसके बाद उसके ट्रांजैक्शन पर्टिकुलर्स होते हैं कि क्या हुआ है इस ट्रांजैक्शन में, कोई चेक आया है या फिर कोई पैसा विड्रॉ हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक होती है डी आर, इसको डेबिट कहा जाता है, और एक होती है सी आर। अगर कोई ट्रांजैक्शन डेबिट हुई है मतलब पैसे निकले हैं तो वो ट्रांजैक्शन जो आएगी वो इस कॉलम में आएगी। और अगर पैसे क्रेडिट हुए हैं मतलब पैसे आए हैं इस अकाउंट में तो वो जो एंट्री होगी वो क्रेडिट साइड में शो होगी। और उसके बाद जो लास्ट वाला कॉलम है वो होता है बैलेंस का कॉलम, कि अभी कितना बैलेंस है। ठीक है, तो ये हमें बताना है कि विड्रॉल जो है वो पासबुक के किस कॉलम में रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो अगर पैसा निकला है तो वो हमें डेबिट साइड में शो होंगे, विड्रॉल हुआ है तो डेबिट होगा। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन ए डेबिट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक आर कॉल्ड। अब जो फर्म जो काम करती है वो कुछ चेक्स भी इशू करती है, अपने बैंक जो अकाउंट के चेक इशू करती है पार्टी को जिनसे उन्होंने कुछ सामान वगैरह लिया होता है, तो वो उनको चेक देते हैं। अब ऐसे चेक्स जो इशू कर दिए गए हैं पार्टी की तरफ से, मतलब फर्म ने इशू कर दिए हैं किसी दूसरे को, बट अभी वो जिस पार्टी को चेक दिए गए हैं उन्होंने अपने बैंक में चेक नहीं लगाया है, प्रेजेंट नहीं किया है, तो ऐसे चेक्स को क्या कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनकलेक्टेड चेक्स, ऑप्शन बी अनक्रेडिटेड चेक्स, ऑप्शन सी अनक्लियर्ड चेक्स और ऑप्शन डी अनप्रेजेंटेड चेक्स। अब ट्राई कीजिए इनको खुद आंसर करने का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी अनप्रेजेंटेड चेक्स। ठीक है, अनप्रेजेंटेड चेक्स ऐसे चेक्स हैं जो फर्म ने इशू कर दिए हैं बट वो अभी बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए, इनको आउटस्टैंडिंग चेक्स भी कहा जाता है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग चेक्स भी कहा जाता है इनको, अनप्रेजेंटेड चेक्स को। ठीक है, तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल अमाउंट ऑफ अनप्रेजेंटेड चेक्स इज डैश इन अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। देखिए जो अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं उनको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में क्या किया जाता है, उनका मतलब वो जो अमाउंट है, जो चेक्स की जो अमाउंट है, जितनी अमाउंट के चेक काटे गए हैं, इशू कर दिए गए हैं बट अभी वो प्रेजेंट नहीं हुए हैं, उन चेक्स की जो अमाउंट है उनका बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में क्या किया जाता है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए डेबिटेड, ऑप्शन बी क्रेडिटेड, ऑप्शन सी नीदर डेबिटेड नॉर क्रेडिटेड और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर बताइए। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया
कि जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है वो किस किस को कंपेयर करती है, कौन किस किस के बैलेंस को कंपेयर करती है, कैश बुक के और पासबुक के। अब क्या हुआ, जब फर्म चेक काटती है, किसी को चेक इशू करती है जब कोई फर्म, तो वो क्या करेगी, अपने कैश बुक, क्योंकि उस फर्म के पास क्या होती है, कैश बुक होती है, ठीक है। वो कैश बुक में क्या करेगी, जैसे ही वो चेक जब फर्म के पास जब फिजिकली कैश आता है तो वो उसको हमेशा डेबिट करती है, ठीक है। और जब फर्म किसी को चेक काट के देती है तो उसको हमेशा क्रेडिट साइड में लिखती है। जब पेमेंट रिसीव करती है जब कोई फर्म, तो उसकी जो कैश बुक में एंट्री होती है वो हमेशा डेबिट साइड में होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। और उसी के अपोजिट अगर कोई फर्म किसी को चेक इशू कर रही है तो उसकी जो उस अमाउंट की जो एंट्री होती है वो हमेशा कैश बुक के क्रेडिट साइड में होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको समझनी चाहिए। तो अब क्या, जैसे ही फर्म ने चेक काटा तो उसने जो एंट्री कर दी उस अमाउंट की वो कर दी क्रेडिट साइड में, ठीक है। अब बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या करती है, वो इनको बैलेंस करती है, डिफरेंस निकालती है कि मतलब कहाँ पे डिफरेंस है। अब जैसे ही ये चेक प्रेजेंट, मतलब इशू तो हो गए हैं बट अभी प्रेजेंट नहीं हुए, तो इसका मतलब पासबुक में जो बैलेंस होगा वो कैश बुक से ज़्यादा होगा, ठीक है ना। इन्होंने तो यहाँ पे एंट्री क्रेडिट करके क्रेडिट साइड में एंट्री शो कर दी, और ये क्रेडिट्स का जो बैलेंस होता है वो हमेशा कैश बुक में क्या होता है, अनफेवरेबल बैलेंस होता है, ठीक है। तो इसको अब बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में अमाउंट क्रेडिट में खड़ी है तो इसको हमेशा बैलेंस करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर है वो है द अमाउंट हैज़ टू बी डेबिटेड, ठीक है ना। अमाउंट कोई अगर डेबिट में खड़ी है तो उसको बैलेंस करने के लिए उसको उतनी अमाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, और उसी के अपोजिट अगर कोई अमाउंट क्रेडिट में खड़ी है तो उसको बैलेंस करने के लिए उस अमाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। वही इस केस में हो रहा है कि जो अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं वो क्रेडिट में शो कर रहे हैं कैश बुक में, ठीक है, क्योंकि फर्म ने चेक काट के दे दिया है और अब उसको बैलेंस करने के लिए उस अमाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, डेबिटेड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन है हमारा, ऑल अमाउंट्स क्रेडिटेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक आर डैश इन द बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब देखिए ये क्या है कि अब क्या है, बैंक में किसी अमाउंट जो क्रेडिट हो गई है, बैंक में कैश डिपॉजिट हुआ है या फिर अमाउंट किसी भी तरह डिपॉजिट हो गई है, बट वो जो अमाउंट जो डिपॉजिट हुई है वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की गई है, ठीक है ना। मतलब बैंक में वो एंट्री हो गई है बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई। तो उस केस में बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में क्या किया जाएगा, तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए डेबिटेड, ऑप्शन बी क्रेडिटेड, ऑप्शन सी नीदर डेबिटेड नॉर क्रेडिटेड, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर बताइए। अब देखिए ये भी वैसा ही केस है जैसा हमने अभी नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया। देखिए अमाउंट जो है अब बैंक में क्रेडिट हो गई है, ठीक है, अमाउंट जो है बैंक में क्रेडिट हो गई है, अब बट कैश बुक में उसकी एंट्री हुई नहीं है, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है। अब बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या करती है, बैलेंस करती है एंट्रीज को, ठीक है ना। डिफरेंस वो कॉज बताती है कि मतलब किस वजह से जो डिफरेंस आ रहा है। अब वो डिफरेंस कैसे बताएगी, वो देखेगी कि कहाँ पे जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है वो चेक करेगी कि कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। तो जैसे ही वो डिफरेंस आएगा वो कौन सी अमाउंट का आएगा, जो बैंक में जो अमाउंट क्रेडिट हुई है। अब उस डिफरेंस को नलीफाई करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए उतनी ही अमाउंट को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। किसमें, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। इस अमाउंट को डेबिट करेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में, और जो अमाउंट है जो फिर दोनों कैश बुक और पासबुक की वो बैलेंस हो जाएगी। एक्चुअली में यही काम होता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का, कि दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं, जो
पासबुक और कैश बुक की जो स्टेटमेंट है, जो मतलब इनका बैलेंस है, वो हमेशा इक्वल होने चाहिए, मैच करने चाहिए। तो उसी को मैच करने के लिए इस केस में क्या होगा, जो रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में उसमें अमाउंट डेबिट की जाएगी, क्योंकि बैंक में जो अमाउंट है वो क्रेडिट हो गई है। तो इसका जो सही आंसर है वो है डेबिटेड। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, पार्टनरशिप इज डिफाइंड अंडर द प्रोविजंस ऑफ विच एक्ट। अब पार्टनरशिप बेसिकली क्या होती है? पार्टनरशिप दो या दो से ज़्यादा लोगों का एक एग्रीमेंट होता है, जिसमें वो बिजनेस करना चाहते हैं आपस में, और वो क्या करते हैं, प्रॉफिट या लॉस चाहे जो भी हो वो शेयर करते हैं उसका। ठीक है, उसका जो प्रॉफिट है बिजनेस का, चाहे वो प्रॉफिट हो और लॉस हो, वो उसको शेयर करते हैं। ठीक है, अब ये किस एक्ट में डिफाइन किया गया है ये हमें बताना है। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए द कंपनीज एक्ट 1956, ऑप्शन बी द कंपनीज एक्ट 1965, ऑप्शन सी द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1936, और ऑप्शन डी द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, इस एक्ट के अंडर जो है पार्टनरशिप डिफाइन की गई है। ये पार्टनरशिप में जो एग्रीमेंट होता है वो रिटर्न भी हो सकता है, रिटर्न एग्रीमेंट भी हो सकता है, और ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है। ठीक है, अगर रिटर्न एग्रीमेंट है तो उसको कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। ठीक है, पार्टनरशिप डीड कहा जाता है उसे। और दूसरा जो है वो ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप बिजनेस व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। ये तो सिंपल है, अभी हमने बताया भी। मतलब मिनिमम जो नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं वो कितने होने चाहिए किसी पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करने के लिए। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 4, और ऑप्शन डी 20। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, मिनिमम 2 पार्टनर्स तो होने चाहिए। अगर किसी सिंगल फर्म का अकाउंट है, सिंगल पर्सन का अकाउंट है, किसी फर्म का अकाउंट किसी सिंगल पर्सन के नाम है, तो उसे कहा जाता है प्रोप्राइटरशिप अकाउंट। ठीक है, वो प्रोप्राइटरशिप अकाउंट होता है। और फिर जो पार्टनरशिप अकाउंट है उसके लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ जो पीपल हैं पार्टनर्स, वो होने चाहिए 2। ठीक है, तो ये है, इसका आंसर है ऑप्शन ए 2। तो फ्रेंड्स, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें पूछें इसके बारे में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन लिंक आपको आ जाए। और भी हमारे जो MCQ वीडियोस हमारे चल रहे हैं इस MCQ सीरीज़ में, तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को भी देखें। इससे आपको जो आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं JK PSI और J&K फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, उसमें काफ़ी हेल्प होने वाली है। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।